हम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स रिवाइज करने वाले हैं थ्रू माइंड मैप। तो आपके सामने एक माइंड मैप है जिसको आपको सबसे पहले रिएजेंट्स रिएक्टेंट्स तो दिए गए हैं, आपको इनके प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने हैं और सारी चीजें बेसिक से रिलेट करके करना। फिर आपको अपने आंसर्स लिखने हैं अपने पास और फिर हम डिस्कस करेंगे इन सारी चीजों को। तब आप अपने आंसर्स को चेक करके अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल के जाना। हाँ जी, और हम ये सारी रिएक्शंस को एकदम बेसिक पॉइंट से उठाएंगे, जिससे कि ऐसा कहीं भी आपको फील नहीं होने वाला है कि हम आपको इसको करने के लिए बहुत ही हाई लेवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन से। Na और ड्राई ईथर हमारी वुड्स रिएक्शन है, और वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है? रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें जो Na होता है वो हमारा जो एल्काइल ग्रुप होता है उसका रेडिकल जनरेट करवाता है, और जो रेडिकल जनरेट होता है वो अपने ही तरह किसी और रेडिकल के साथ कंबाइन करता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? और CH3 अगर इसमें ये CH2। डिस्कस किया जाए कि रेडिकल कैसे बनता है, तो Na जो होता है वो अल्कली मेटल होता है, और अगर वो अल्कली मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो उससे हमारे को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो रेडिकल के अंदर हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब जो नेक्स्ट वाला है वो हमारे पास KOH और मॉइस्ट Ag2O है। तो ये क्या करता है? तो अगर KOH की बात की जाए तो KOH के हमारे पास दो रिएजेंट्स होते हैं, एक तो एक्वस KOH और एक होता है अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पे मोइस्ट Ag2O ये बता रहा है कि ये रिएजेंट जो है वो एक्वस KOH का है, क्योंकि यहाँ पे मोइस्ट Ag2O का मतलब है कि हमारे पास वाटर प्रेजेंट है। तो उस केस में यहाँ पे ऐसा होगा कि यहाँ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, क्योंकि एक्वस KOH में OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो वो अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पर SN1 होगा या SN2? अगर देखा जाए सबसे पहले तो OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और जो हमारा रिएक्टेंट दिया है वो 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री पे हमारा SN2 होता है। तो प्रोडक्ट क्या होगा? से बनेगा CH2OH। बट अगर यहाँ पर हमारे पास एल्कोहलिक KOH गिवन होता तो क्या होता? तो अगर अल्कोहलिक होता तो अल्कोहलिक जो है वो रिएजेंट होता है अपनी E2 रिएक्शन का, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एलिमिनेशन होती है तो हमारे पास एल्कीन बनता, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन के रिएजेंट्स दिए हुए हैं वो है KCN और AgCN। KCN और AgCN। अब KCN क्या होगा? KCN में जो हमारा पोटेशियम है वो एक एल्कली मेटल है, मतलब कि यहाँ पर इन दोनों कार्बन और पोटेशियम के बीच में जो बॉन्ड होगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा, और आयोनिक बॉन्ड होगा तो वो अपने आयंस में एग्जिस्ट करना चाहेंगे K+ और CN-। और K+ और CN- में जो CN- वाला जो ग्रुप है हमारा वो फ्री है। अब ये इन दोनों में से C भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है, बट क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, और इस केस में वो कार्बन की तरफ से अटैक होगा, जो तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2CN। हाँ, बट AgCN में क्या होगा? AgCN में क्योंकि हमारा जो सिल्वर है वो कलंक के नाम पे मेटल होता है, तो जो AgCN का जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट होता है, जो बॉन्ड होता है सिल्वर और कार्बन के बीच में। अब ये बॉन्ड कोवेलेंट होता है तो पूरा अच्छी तरह से CN- फ्री नहीं हो पाता है, और CN- फ्री नहीं हो पाता है तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो जाके अटैक करता है हमारे इस वाले कार्बन पर और ब्रोमीन को आउट कराता है। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है? CH3 CH2 NC। हाँ, तो यहाँ पे हमने अभी एक वर्ड यूज किया था कि कलंक के नाम पे मेटल होता है सिल्वर। उसका मतलब ये है कि Ag जो है, Ag Cu एंड Pb, ये जो जितने मेटल्स होते हैं ये एक्चुअल मेटल्स की तरह बिहेव नहीं करते हैं, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करना पसंद नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। दैट्स वाई वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और इसीलिए वो तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, और इसीलिए वो बॉन्ड टूटेगा नहीं, और जो हमारा नाइट्रोजन है वो अटैक करता है इस केस में। तो अभी नेक्स्ट वाले में AgNO2 और KNO2 में भी सेम लॉजिक लगेगा। वहां आपको कंपेयर करना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को। फंडा वही है कि आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड है। अब वहां पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है उसको आपको खुद प्रिडिक्ट करना है उस प्रोडक्ट को, और आंसर कमेंट सेक्शन में बता के जाना है। तो अभी आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, तो ये तो जो हमारी रिएक्शन है जो नेक्स्ट वाला, उसमें में रिएजेंट दिया हुआ है AlCl3 और बेंजीन।
इसको देखकर हमें एक नेम रिएक्शन की याद आ रही होगी, वो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। लेकिन हाँ, लेकिन अगर हमें नेम रिएक्शन का नेम नहीं भी याद है तो भी हम इसको बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि AlCl3 में क्या होता है, एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसमें हेलोजन है, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल हेलोजन के लोन पेयर्स को अट्रैक्ट करेगा। तो जो हेलोजन है वो कार्बन के साथ बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करना चाहेगा। अगर वो कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कार्बन पे प्लस आएगा, दैट मीन्स आर पे प्लस या डेल्टा प्लस, मतलब कंप्लीटली ब्रेक नहीं करेगा जब तक कोई और रिएक्शन नहीं होगी, बट वहां पे जो डेंसिटी होगी वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो होगा क्या कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है क्योंकि हेलोजन उससे इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, और बेंजीन यहाँ दिया गया है, तो बेंजीन जो होती है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो एज एन इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हमारा कार्बन का डेल्टा प्लस उस पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा बेंजीन पे आर ग्रुप लग जाएगा, और अगर यहाँ देखेंगे तो उस बेंजीन पे CH2CH3 लग जाएगा। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है वो है LiLH4 और ड्राई ईथर। अब LiLH4 हमारा हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बट अलोंग साइड यहाँ पर H माइनस हमारा अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है। अब अगर अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन दे सकता है, तो ये सब्स्टिट्यूट कर जाएगा ब्रोमीन को और हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, इथेन। CH3CH3 C2H6। हाँ, बट अगर यहाँ पर NaBH4 होता तो क्या होता? तो अगर अब हम सोचें तो हमारा LiLH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, दैट्स वाई इसका H माइनस इजीली अटैक कर रहा है एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बट NaBH4 हमने देखा हुआ है उसमें वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू LiLH4, दैट मीन्स उसका जो H माइनस होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। तो अगर देखा जाए यहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो SN2 होगी, NaBH4 के अंदर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो वो SN1 ज्यादा प्रेफर करेगा, बट यहाँ जो रिएक्टेंट दिया है वो तो 1 डिग्री है और 1 डिग्री पे SN1 होती नहीं है, तो ये इस केस में NaBH4 के साथ कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बहुत कम रखेगी। हाँ, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारे पास Mg और ड्राई ईथर की है। Mg और ड्राई ईथर की रिएक्शन हमारे पास ग्रिग्नार्ड के प्रिपरेशन की रिएक्शन होती है, तो इसमें क्या बनेगा? इसमें हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा CH3CH2 MgBr। अब यहाँ पे ऐसा सोच सकते हैं कि ये हमें कैसे पता चलेगा, तो बिल्कुल अगर रिलेट करें तो Mg होता है हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल जो +2 स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसके पास इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन आती है, तो यहाँ पे MgBr प्लस बनता है और CH3CH2 माइनस बनता है, जो कि ये बता रहा है कि Mg+2 में गया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो एक तो Br ने ले लिया और दूसरा जो है वो CH3CH2 वो हमारा जो अल्काइल ग्रुप होता है वो ले लेता है, तो हमारे पास R माइनस Mg प्लस Br बनता है। Mg+2 Br माइनस, ऐसे हाँ। चार्ज बैलेंस हो जाता है। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारे पास CH3COOAg। यहाँ पर सबसे पहले तो जो इसका लोन पेयर है ऑक्सीजन का वो अटैक करता है हमारे कार्बन पर और ब्रोमीन एज ए लीविंग ग्रुप बाहर हो जाता है। बट इस रिएक्शन का एक और ड्राइविंग फोर्स है जो है AgBr का बनना। अब AgBr हमारा एक प्रेसिपिटेट होता है और किसी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जो हमारा मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है रिएक्शन का फॉरवर्ड ले जाने का वो होता है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। तो यहाँ AgBr एज अ प्रेसिपिटेट बाहर हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3COO CH2CH3। CH3। ठीक है, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है वो है R2CuLi। ये हमारा गिलमैन्स रिएजेंट होता है, बट अब हमको ये पता है कि इसमें भी मेटल के साथ बॉन्ड है, मतलब ये वाला जो होगा वो हमारा ग्रिग्नार्ड की तरह ही एक्ट करेगा। तो यहाँ से हमारे पास R माइनस बाहर आएगा और R माइनस बाहर आकर यहाँ पर ये कार्बन पर अटैक करेगा और कार्बन पर अटैक करके ब्रोमीन बाहर हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास एल्केन बन जाएगा। और एल्केन कौन सा होगा, C4H10। हाँ, C2H5 C2H5 C4H10। हाँ, तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास जो 2 रिएक्शंस है उनमें मेजर ये है कि वहां पे एक ही रिएजेंट में 2 न्यूक्लियोफाइल है, तो अब हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज्यादा बेटर अटैक कर सकता है। जैसे अगर हम NCO की बात करते हैं तो वहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपैरिजन है,
बट अगर हम बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देखें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा बेटर अटैक कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर पाएगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 NCO। तो ऐसे ही NCS माइनस में क्या होगा, NCS में भी अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन और सल्फर में कंपैरिजन है, तो नाइट्रोजन और सल्फर में से एक तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, एक उसका साइज ज्यादा है, दैट मीन्स इन दोनों केसेस में सल्फर बेटर न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 SCN। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल का कंपैरिजन है तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज, और वो सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है कि कैसे चेंज हो रही है। तो ये तो आपका होमवर्क है कि सॉल्वेंट पे कैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है, आप उसको रिवाइज करके आओगे। ठीक है, तो अब हमारा जो फाइनल रिएक्शन है वो हमारा NaI और एसीटोन के साथ है। अब इसको देखकर भी आपको किसी ना किसी नेम रिएक्शन की याद आ रही होगी, बट याद नहीं भी आ रही है तो भी हम इसको बेसिक से कर सकते हैं। बेसिक से हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास रिएजेंट दिया हुआ है Na+ और I-। अब I- हमारा एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और जो हमको रिएक्टेंट दिया हुआ है वो हमको 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमारा कौन सा रिएक्शन देता है, SN2, और SN2 रिएक्शन देता है तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2I। हाँ, और इसमें I- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों होता है, क्योंकि उसका साइज ज्यादा होता है सारे हाइड्रोजन के कंपेयर में। ठीक है, यस। तो अभी आपके सामने हमने पूरा रोड मैप सॉल्व कर दिया है विदाउट यूजिंग एनी हाई लेवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे रिएक्शंस बहुत ही बेसिक से करे हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं SN1 SN2 इवन E2, तो ये सारी चीजें बेसिक से, अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी अगर रिएक्शन होगी आप कर लोगे, अगर आपको उनके नेम रिएक्शन भी नहीं याद है बट बेसिक पता है तो वो अब सॉल्व जैसे हो इस जाएगा। वाली रिएक्शन का नाम होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन, बट इसको जाने बिना भी हमने ये वाला रिएक्शन कर लिया है। यस, तो आपको यही रियलाइज करवाना था कि ऑर्गेनिक की रिएक्शंस बिल्कुल बेसिक से कनेक्टेड होती हैं, हमको अपने लॉजिक्स लगाने होते हैं और हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही अभी नेक्स्ट रोड मैप में मिलते हैं, आज के लिए चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।